चलो, तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में संसाधन पार्ट 2। ठीक है, भारत में संसाधन पार्ट 2। यह अध्याय कौन सा है? अध्याय 2। और अध्याय 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ा हमने? मृदा, जल और वन्य जीवों के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भारत में संसाधन पार्ट 2 में, जिसमें क्या क्या है? कृषि, खनिज और शक्ति के साधन। क्या है? कृषि, खनिज और शक्ति के साधन। आइए हम इन टॉपिकों पर चर्चा करें कि क्या होता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कृषि की। ठीक है, मैंने आपको पहले भी भारत का मानचित्र बनाकर बताया था कि इसमें हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी कि हम किस प्रकार से भारत के मानचित्र को बनाएं। ये इस प्रकार से बनाएं और इससे लेते हुए देखिए इस प्रकार से होते हुए ये आप देख सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से ये हम 6 से यहाँ पर बनाकर ये हम इस प्रकार से भारत के मानचित्र को यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं। ये बन गया भारत का मानचित्र। क्लियर हो गया? ये क्या है? हमारा एक विशाल देश भारत है। ये क्या है? विशाल देश भारत है। इस विशाल देश के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर कृषि कैसी होती है और क्या क्या कौन कौन सी फसलें कहाँ पर उगाई जाती है। सबसे पहले कृषि। आप देखते हो भारत एक विशाल देश है। हमने मिट्टी पढ़ी थी, तो मिट्टी पर ही क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो खेती सबने देखा है, सबने देखी है ना खेती। खेती करते हैं यानी कृषि कार्य। खेती को ही क्या बोलते हैं? कृषि कार्य। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी फसलें आप जानते हो, सोयाबीन, गेहूं, और बताइए कौन कौन सी फसलें? सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का। चलो, हो गया। तो ये फसलें आप सब जानते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं, पहला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है? नोट करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है? भारतीय अर्थव्यवस्था में तो आप सोचिए, भारत को इतना विशाल देश है, इस भारत देश को कृषि से क्या क्या लाभ होता है? तो आपने देखा होगा, पहला लाभ कृषि से क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। रोजगार किसको मिलता है भाई? किसको मिलता है रोजगार? आपने देखा होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांश लोग खेती कार्य करते हैं। 75% जनसंख्या भारत की कृषि पर आधारित है। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती कार्य करते हैं और उससे क्या होता है? आय प्राप्त करते हैं कि नहीं? तो कृषि से क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। दूसरा क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। कच्चा माल, ठीक है, जैसे कपड़ा बनता है तो कच्चा माल क्या बनता है? कपास। याद हो गया? कपास या कच्चा माल मिलता है। तीसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि कृषि हम कार्य नहीं करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। याद हो गया? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से क्या क्या लाभ होते हैं? जो लाभ होते हैं वो लिखना है, और इससे क्या क्या आय प्राप्त होती है वो बारे में लिखना है। वो हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था। यदि हम देखें भारत में क्या वितरण, ठीक है, मौसम यानी फसलों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? तो देखिए 2 प्रकार से होता है। एक होता है मौसम के आधार पर, एक होता है मौसम के आधार पर, और दूसरा कौन सा होता है? अध्ययन के आधार पर। ठीक है, मौसम के आधार पर और अध्ययन के आधार पर। फसल जानते हो? फसल कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूं, चावल, चना, सोयाबीन, धान, मक्का, बाजरा, सब याद रहेगा। तो मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। ठीक है, एक खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। 3 प्रकार की फसलें होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। और मौसम के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक होती है खाद्यान्न फसलें, ठीक है, और दूसरा होती है व्यापारिक या नकदी।
क्लियर? व्यापारिक एवं नकदी फसलें। अब हम बात कर रहे हैं एक एक फसलों के बारे में याद करेंगे। तो प्रश्न कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए और समझाइए 4 अंक का। तो हम याद रखें खरीफ की फसल की विशेषता याद रखो। कब बोई जाती है? बरसात में बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बरसात में बोई जाती है। बरसात में कब? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसल कौन सी होती है? सोयाबीन। रबी खरीफ की मुख्य फसल कौन सी होती है? सोयाबीन और धान। याद रखना, इसका याद रखना, सोयाबीन और धान याद रहेंगे। ठीक है? खरीफ की फसल की 3 विशेषता याद हो गई। कब बोई जाती है? बरसाती फसल है। दूसरा, यह जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल क्या है? सोयाबीन और धान। रबी की फसल ठंड में बोई, बरसात के बाद क्या आता है? ठंड। तो रबी की फसल की विशेषता क्या हो गई कि यह ठंड में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ओके, तो ये हो गई, कौन सी हो गई? रबी की फसल। इसकी मुख्य फसल कौन सी है पता है? ठंड में कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं, मटर, याद रहेगा। गेहूं, इसकी मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं और चना। याद हो गया? तो ये दोनों फसलें परीक्षा में आता है। खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखो। यानी आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, और खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखो। लिख लोगे ना? चलो, अब आता है जायज फसलें। जायज फसलें किसे कहते हैं? वे फसलें जो गर्मियों के दिनों में उगाई जाती है। किसान क्या करता है? खरीफ और रबी की फसल तो उगाता ही है, लेकिन जहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, जहाँ पर पानी अधिक होता है, वहाँ पर जायज फसलें होती है। नदियों के किनारे, तालाब वगैरह जहाँ पानी की सुविधा होती है। तो गर्मियों में जो फसलें उगाई जाती है उसे जायज फसलें कहते हैं। याद रहेगा? कौन कौन सी उगाई जाती है गर्मियों में? कद्दू, खीरा, ककड़ी, ठीक है, जितनी भी होती है, ठीक है, भिंडी, सब्जियां वगैरह सब कौन सी हमारी क्या कहलाती है? याद हो गया? अब हम बात कर रहे हैं खाद्यान्न की दृष्टि से फसलें। खाद्यान्न कौन कौन सी? जिससे अनाज, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है बताओ? गेहूं, चावल, धान, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारे खाद्यान्न। लेकिन सोयाबीन है क्या? नहीं है। सोयाबीन कंपनी को जाती है, कच्चा माल जाता है, फिर उससे ऑयल बनता है, तेल बनता है। तो वो हमारी खाद्यान्न फसलें नहीं है, वो हमारी व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं? जहां से कच्चा माल प्राप्त होता है और सीधा उद्योगों को जाता है, ठीक है, वो हमारी व्यापारिक फसलें होती है। कौन कौन सी होती है व्यापारिक फसलें? परीक्षा में आ जाए कि व्यापारिक फसलों के नाम लिखो, तो पहला कौन सा? गन्ना। गन्ने से क्या बनता है भाई? चीनी यानी शक्कर, चीनी उद्योग के लिए होता है। दूसरा कपास, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं। जूट से टाटपट्टी बोरे बनते हैं। चाय, कॉफी, ठीक है, मसाले, ये सब हमारी कौन सी हो गई? व्यापारिक फसलें हो गई। तो कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन या जूट उद्योग और ऑयल उद्योग। ऑयल मतलब मीठा तेल, ठीक है, ये हमारे कौन से कहलाते हैं? कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो आज हमने फसलों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि कौन कौन सी फसलें होती है। आप देख रहे हैं कि मानचित्र पर आप देख चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर कि जो फसलें हैं मौसम के आधार पर और अध्ययन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण लिखा हुआ है, जिसमें खरीफ की, रबी की, जायद, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें और नकदी फसलें दी हुई हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन फसलों को मिटा दें, ठीक है, याद हो गया ये, ठीक है। फसलों का वर्गीकरण में अब फसलों से संबंधित क्रांतियां आती हैं, ठीक। तो क्रांतियों पर ध्यान दें हम। पहला कौन सी क्रांति? हरित क्रांति, ठीक है। पहली कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। दूसरा श्वेत क्रांति, तीसरा पीत क्रांति, चौथा गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति और पांचवा गुलाबी क्रांति। ये पांचों क्रांतियों के बारे में हमको याद होना चाहिए। अब देखिए कैसा हरित क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में
तकनीकी विधियों द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाना हरित क्रांति कहलाती है। अधिक से अधिक उत्पादन होना। अब पहले आपने देखा होगा 1 एकड़ में 2 बोरा गेहूं होता, 3 होता था, आज 10 बोरा गेहूं, 15 बोरा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसमें उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। और उसकी मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं। हरित क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? भारत में पंजाब से। हरित क्रांति कहां से हुई थी? पंजाब से। और विश्व में अमेरिका से हुई थी। और इसके जनक कौन थे? वी स्वामीनाथन। इसके जनक कौन थे? वी स्वामीनाथन। याद हो गई? उसके बाद आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ने किसको बढ़ावा दिया? दूध व्यवसाय और पशुपालन। ठीक है, दूध व्यवसाय को बढ़ावा दिया, यानी पशुपालन को। तो दुग्ध व्यवसाय में, यानी पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय में अधिक से अधिक उत्पादन करना, ये कौन सी क्रांति कहलाती है? श्वेत क्रांति कहलाती है। याद रहेगा? ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। याद रहेगा? उसके बाद आता है पीत क्रांति। पीत क्रांति को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। पीत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। पीली क्रांति में मतलब इसका संबंध किससे है? तिलहन से। इसका संबंध किससे है? तिलहन से। तिलहन मतलब तेल वाली, सोयाबीन, सरसों वगैरह ये तेल। ठीक। उसके बाद आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन। तो मछली कहाँ उत्पादित होती है भाई? मछली उत्पादन समुद्र में होती है, नदियों में होती है, तालाबों में होती है। ठीक है। तो मछली उत्पादन का संबंध किससे है? मछली उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना नीली क्रांति कहलाती है। उसके बाद आता है गुलाबी क्रांति। देखिए प्रश्न पक्का आएगा, इनमें से एक प्रश्न निश्चित है, इसलिए सभी को हर चीज पता होनी चाहिए। तो गुलाबी क्रांति किसे कहते हैं? जो फल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। तो फल उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना कौन सी कहलाती है? गुलाबी क्रांति कहलाती है। अब मैं संबंध लिख रहा हूं। जैसे पीत क्रांति का संबंध किससे है? सोयाबीन से। नीली क्रांति का मछली उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति का फलोत्पादन से। तो ये हमें संबंध याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि, यहाँ पर हम कृषि लिख ले, हरित क्रांति का संबंध कृषि से। आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। आप संबंध देख रहे हैं कि यहाँ पर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति का संबंध दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, इसको मिटा दो, तो क्रांति हमारे समझ में आ गई। ठीक। अब सीधा हम बात कर रहे हैं कि मृदा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। गांधी जी ने क्या कहा था कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है। जहाँ कृषि लाभदायक नहीं है, वह स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। ठीक है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता। ठीक है, उन्हें ये बात कहती है, यानी भारत गाँव में बसता है। भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। तो हमने कृषि से संबंधित आपसे चर्चा की। अब मैं बात कर रहा हूँ खनिज। ठीक है, अब मैं बात किस पे कर रहा हूँ? खनिज। खनिज किसे कहते हैं? जमीन के नीचे। खन यानी खोदना, नीज यानी अंदर से। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं जी। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी मेरी चर्चा हुई थी खनिज पर, ये देखिएगा खनिज पर। ठीक, खनिज किसे कहते हैं? खनिज का मतलब क्या होता है? खन यानी खोदना, नीज यानी अंदर से। जमीन के अंदर से जो पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। संसाधन एक खनिज है कि खनिज एक संसाधन है? खनिज एक संसाधन है। खनिज क्या है? जैसे कोयला, कोयला खोदकर निकाला जाता है, तो कोयला खनिज भी और मानव उपयोग में आता है, संसाधन भी।
तो 4 खनिजों के नाम बताइए, कौन कौन से? हीरा, लोहा, चांदी, जितने भी हीरा, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, पेट्रोल। तो कोयला और पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये जीवों से बने। कोयला और पेट्रोलियम कौन से होते हैं? जीवों से बने हैं, इसलिए इसको कौन से? अच्छा, हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसे मतलब ऐसे खनिज जैसे कोयला और पेट्रोलियम आपने देखा होगा, हम अभी बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें कुछ खनिजों का हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए और कुछ का संरक्षण भी करना चाहिए। अब बात आती है खनिजों के संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? भाई बचा के रखना पड़ेगा, कुछ खनिज क्या करना पड़ेगा? बचा, राष्ट्रीय धरोहर होती है वो, है ना, वायु प्रदूषण को बंद करने के लिए हमें खनिजों को कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब खनिजों के आधार पर 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक। बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये प्रश्न, थोड़ा सा घुमावदार आता है। खनिज में आता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, और दूसरा आता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ में नहीं आता बच्चों को, ध्यान से समझिएगा। परंपरागत कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? वे खनिज जैसे परंपरागत कौन से होते हैं? जो एक बार उपयोग करने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, कई हजारों वर्ष से वो खनिजों का उपयोग किया जा रहा है, अब समाप्त हो जाएंगे। जैसे इसमें है कोयला, ठीक है, इसमें कौन सा है? कोयला, पेट्रोल और गैस, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हो गए? कोयला, पेट्रोल और गैस। चलो, कोयला कैसा बनता है? आपको बताया मैंने, हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था? जितने भी जंगल थे, ये भूकंप और ज्वालामुखी के कारण नीचे की ओर धंस गए, और धंसने के बाद वो जंगल क्या हो गए? कोयले में बदल गए। फिर हजारों वर्ष बाद क्या होगा? वो कोयले में बदल। इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन, क्योंकि पेड़ पौधों में जीव होता है और कार्बन होता है, इसलिए कोयले का रंग क्या होता है? काला होता है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयले का निर्माण याद हो गया। कोयला कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और भूरा कोयला। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, याद रहेगा। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस और भूरा कोयला, ठीक। ये हो गए कोयले के प्रकार। और इसमें अब हम बात करेंगे पेट्रोल कैसे बना? समुद्र में जो जीव जंतु थे वो क्या हुआ? भूकंप और ज्वालामुखी के कारण नीचे दब गए, उससे क्या हुआ? पेट्रोल बना। अब याद रहेगा, पेट्रोल कैसे बना? जीव जंतुओं से, और कोयला कैसे बना? जंगल से, ठीक है। ये उसके बाद आता है गैसेस के कई है, जैसे हजीरा जमशेदपुर पाइपलाइन आएगी तो आपको मानचित्र में देखना पड़ेगा कि यहाँ से हजीरा ये प्लेस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की है ये गैस लाइन बिछाई गई। पूछा जाता है हजीरा जमशेदपुर गैस लाइन कहाँ पर है, तो ये यहाँ से लेकर महाराष्ट्र गुजरात का एक पॉइंट आता है, वहां से लेकर सीधा जमशेदपुर तक की गैस लाइन बिछाई गई पूरे, ठीक है। तो ये हजीरा गैस लाइन, बायोगैस का उपयोग तो आप जानते ही हो, ठीक। उसके बाद आता है, ठीक है, खनिजों में प्राकृतिक गैस जो बायोगैस के रूप में उपयोग होती है। और गैर परंपरागत स्रोत में हम देखते हैं तो गैर परंपरागत में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसमें कौन कौन सी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या होता है? देखो, सुना है आपने कभी? सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन कौन सी होती है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा? सूर्य के प्रकाश से कौन कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? अरे आपने सौर सिस्टम देखा होगा, घर में खाना बनाते हैं, सोलर कुकर बनाते हैं ना, आपने देखा होगा, तो सोलर सिस्टम से बनाते हैं। बिजली गांव में सोलर पैनल लगाए लाइट के लिए जी, तो सौर ऊर्जा काम करती है। ऐसे ही पवन से होती है, पवन ऊर्जा, यानी हवा से पवन चक्कियां बड़ी बड़ी घूमती है जिससे बिजली बनती है। जल ऊर्जा, जल से भी ऊर्जा बनती है,
जल के टरबाइन से भी करंट। करंट सप्लाई होता है, उससे भी जल ऊर्जा निर्मित होती है। तो हमने आज खनिज में 2 प्रकार के खनिज पढ़े, परंपरागत ऊर्जा के और गैर परंपरागत। दोनों हमको याद होना चाहिए, 3 याद होना चाहिए। परंपरागत में कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोल और गैस। और गैर परंपरागत में कौन से हो गए? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो आज हमने खनिज और शक्ति के साधन पर भी चर्चा की, जिससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का पठार विश्व का आश्चर्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 40% खनिजों के भंडार है। कितने प्रतिशत? 40% खनिजों के भंडार है। दूसरा, इसको मध्य प्रदेश का या भारत का खनिज हृदय कहते हैं। और तीसरा, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें सोना, चांदी, कोयला, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? लोहा कहाँ से निकाला जाता है? जमीन से। उसको क्या नाम दिया जाता है? अयस्क। लोहे को क्या नाम दिया जाता है? अयस्क। तो जमीन के अंदर से जमीन के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है शायद लोहा, उसका अयस्क होता है, उसको बाहर निकालकर फिर कड़क लोहा बनाया जाता है। तो लोहा जो है, आज के युग में लोहे का क्या महत्व है? तो हम लिखेंगे कि आज के युग में लोहे का विशाल महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। सुई से लेकर जहाज तक के हर वस्तु लोहे से बनती है। फर्नीचर के काम में लोहे का काम आता है, भवन बनाने में लोहे का काम आता है, मशीनें बनाने में, बड़ी बड़ी मशीनें लोहे के बनाने में काम में आती है। इसलिए आज के युग में लोहे का विशेष महत्व है। लिख लोगे आप प्रश्न? आज के युग में लोहे का क्या महत्व है? ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से बहुत इस प्रश्नों पर बात की। पहला, खाद्यान्न फसलें, खरीफ और रबी की फसल में अंतर, जायद फसल, हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, की क्रांतियों पर चर्चा की। उसके बाद खनिज पर बात की। खनिज किसे कहते हैं? जमीन के नीचे, जमीन के अंदर से खोदकर निकाले गए 4 खनिजों के नाम? सोना, चांदी, लोहा। अच्छा, जायद फसलें किसे कहते हैं? जायद फसलें वे फसलें जो गर्मियों में बोई जाती है, भैंस, ककड़ी, भैंस। व्यापारिक 3 फसलों के नाम बताओ। व्यापारिक, जिससे व्यापार होता है? गन्ना से, कपास और सोयाबीन। याद रहेगा? चलो, बहुत अच्छी बात है आप लोग। अच्छा, हरित क्रांति का संबंध किससे? एक बार पर संबंध पर बात कर ले। कहाँ? कृषि से। नीली क्रांति का संबंध मछली खाने से। पीत क्रांति का संबंध सोयाबीन से।